वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेम्ब्रेन परमेबिलिटी का अंतिम टॉपिक हम देखेंगे, एंडोसाइटोसिस व एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस किससे कहेंगे अपन? एंडोसाइटोसिस की क्रिया में हम देखते हैं कि अनेक पदार्थ या तो तरल अवस्था में या फिर वो ठोस अवस्था के अंदर कोशिका झिल्ली के संपर्क में आते हैं, और कोशिका झिल्ली के संपर्क में आने के बाद ये पदार्थ कोशिका झिल्ली के अंतर्वलित होने से कोशिका में अंदर धंसते चले जाते हैं, अर्थात ऐसा लगता है कोशिका इनको निगल रही है। ये पदार्थ कोशिका कला के साथ अंतर्वलित होकर जो आंतरिक भाग में जो आशय बनते हैं, वेसिकल्स बनते हैं, तो ये वैसे बनने वाली जो धानियाँ होती हैं कुछ समय बाद कोशिका झिल्ली से पृथक हो जाती हैं और टूट करके कोशिका द्रव्य में पहुंच जाती हैं। तो बाह्य भाग से कोशिका झिल्ली के द्वारा तरल व ठोस अवस्था में इन पदार्थों का अंतर्वलित होकर कोशिका में ग्रहण करना ही एंडोसाइटोसिस कहलाता है। इसकी मुख्यतया दो विधियां हैं, आप देखेंगे इसके अंदर। पहली जो विधि है वो है कोशिका सन, फैगोसाइटोसिस। कोशिका भक्षाणु क्रिया भी कहते हैं इसको, भक्षाणु क्रिया भी कहते हैं, सेल ईटिंग मेथड भी इसको अपन कहते हैं, क्योंकि फैगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग मेथड के द्वारा ठोस जो पदार्थ होते हैं वो जैसे ही कोशिका झिल्ली के संपर्क में आते हैं, अंतर्वलन की क्रिया होती है और आंतरिक भाग में कोशिका द्रव्य में पहुंचा दिए जाते हैं। इसलिए इस क्रिया को हम लोग कोशिका सन या सेल ईटिंग मेथड के नाम से जानते हैं। ये डायग्रामेटिक आप रिप्रेजेंटेशन इसका आप देख सकते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर मॉलिक्यूल टू बी टेकन इनसाइड, बाह्य मॉलिक्यूल्स आंतरिक भाग में जा रहे हैं। ये इन्वेजिनेशन की क्रिया हो रही है, और इन्वेजिनेशन क्रिया के द्वारा आंतरिक भाग में ये जो देख रहे हैं अंतर्वलन, ये लार्ज फूड पार्टिकल्स हैं, और ये बनने वाली जो धानी है वो डाइजेस्टिव वैक्यूल कहलाती है, पाचक धानी कहलाती है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले इसको धानी को फैगोसोम भी कहते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम में अपघटनीय एंजाइम्स होते हैं जो भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक होते हैं। तो इन ठोस भोज्य पदार्थों का पाचन लाइसोसोम के अपघटनीय एंजाइम्स के द्वारा होता है। पाचन के बाद में पचित पदार्थ चल साइटोप्लाज्म में आ गए, तत्पश्चात से जो रेजिडुअल पदार्थ बचते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, वे रेजिडुअल बॉडी में चले जाते हैं कास्य में, और ये इनका निष्कासन कोशिका से बाहर कर दिया जाता है। तो ये सेल ईटिंग मेथड है, और ये महत्वपूर्ण रूप से एग्जाम्पल यदि अपन देखें तो अमीबा में व WBC में हमको बहुत अच्छी तरीके से ये फैगोसाइटोसिस की क्रिया देखने को मिलती है। अर्थात ये दूसरी फैगोसाइटोसिस के भक्षाणु, अर्थात ये कोशिकाओं का या बाह्य पदार्थों का भक्षण कर रही है। दूसरी जो एंडोसाइटोसिस में क्रिया देखने को मिलती है वो है पिनोसाइटोसिस। इसको सेल ड्रिंकिंग मेथड भी कहते हैं, अर्थात कोशिका झिल्ली के संपर्क में जब तरल पदार्थ आते हैं तो इन तरल पदार्थों का जो है वो कोशिका झिल्ली अंतर्वलन की क्रिया के द्वारा आंतरिक भाग में समाहित कर लेती है। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं इसको कि जब अंतर्ग्रहित पदार्थ तरल अवस्था में होते हैं एवं अंतर्वलन बनाकर कोशिका के भीतर ग्रहण किए जाते हैं, तो इस विधि को ही हम लोग कोशिका पायना सेल ड्रिंकिंग मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें जो कोशिका द्रव्य में जो धानी बनती है, जो मुक्त हो जाती है साइटोप्लाज्म में, वो उसमें फैगोसोम कहलाती है, इसमें पिनोसोम कहलाती है। बाकी क्रियाएं वही होती हैं। साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले लाइसोसोम के अपघटनीय एंजाइम अपनी क्रिया करते हैं, जिससे कि ये तरल रूप में पाए जाने वाला भोज्य पदार्थ धानियाँ जो होती हैं, तो भोज्य पदार्थ का पाचन हो जाता है और अपशिष्ट का रेजिडुअल बॉडीज में एकत्रित हो जाते हैं और देह से इनका बाहर निष्कासन हो जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया हमको देखने को मिलती है। प्रोटीन्स का इस तरह से
अवशोषण होता है, या फिर आप कहें कि पिनोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा प्रोटीन्स कोशिका के आंतरिक भाग में आते हैं। इसके साथ ही राइबो न्यूक्लियस एंजाइम है, ये भी महत्वपूर्ण होते हैं, इनका भी इसी क्रिया के द्वारा जो है वो अंतर्ग्रहण होता है। तो ये दो क्रियाएं हमने एंडोसाइटोसिस में देखी हैं, दोनों के डायग्राम भी दिए हुए हैं। एंडोसाइटोसिस के द्वारा दूसरी जो महत्वपूर्ण क्रिया होती है, और वो मेम्ब्रेन परमिबिलिटी का अंतिम बिंदु है, एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस के बिल्कुल विपरीत क्रिया है, इसके अपोजिट होती है। अर्थात इस क्रिया में पदार्थ कोशिका द्रव्य से, अर्थात कोशिका के आंतरिक भाग से होते हुए कोशिका कला से बाहर निष्कासित होते हैं, अर्थात पदार्थों का विगमन भीतर से बाहर की ओर होता है। इस क्रिया द्वारा निष्कासित पदार्थ या तो ठोस प्रकृति के हो सकते हैं या तरल प्रकृति के हो सकते हैं, जैसे एंडोसाइटोसिस की क्रिया में देखा है। अपचित जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जब आहार नाल में हम लोग देखते हैं कि पाचन के पश्चात पचित पदार्थ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। अपचय जो पदार्थ होते हैं, चाहे वो ठोस रूप में हो चाहे वो अर्ध तरल अवस्था में हो, इनका देह से बाहर निष्कासन एक्जोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। दूसरा हम एक महत्वपूर्ण उदाहरण दे सकते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी आप पढ़ेंगे आगे इस बुक में, तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं, वे अंतःस्रावी जो सीक्रेशंस करती हैं वो हार्मोन सीक्रेट करती हैं ग्रंथियाँ, और ये जो उत्पाद जो होते हैं एंडोक्राइन सीक्रेशन के या एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं, ये अंतःकोशिकीय अंतराल में कलाबद्ध आशयों के रूप में कोशिका से बाहर निष्कासित किए जाते हैं। तो ये भी एक एक्जोसाइटोसिस का उदाहरण है, जिसके द्वारा शरीर के या कोशिकाओं के आंतरिक भाग से इनको कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली में से होते हुए निष्कासित किया जाता है। तो यहाँ पर अपना मेम्ब्रेन परमिबिलिटी का चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।